स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप में से काफी लोग मेरे को जानते होंगे। मैं अर्थशास्त्र पर और जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादकीय आते हैं उन पर मैं आपके साथ रोजाना चर्चा करता हूं, आप लोगों से मिलता हूं। यार, जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं, स्टूडेंट्स के साथ कई बार बात होती रहती है, चर्चाएं होती रहती हैं, तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप YouTube पर भी कमेंट्स के माध्यम से बच्चे जो सवाल पूछते हैं वो, या फिर पर्सनल चैट में भी, टेलीग्राम पर, ईमेल के जरिए बच्चे जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि डरे हुए रहते हैं, या फिर जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, जिस चीज को लेकर वो सबसे ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं, कि आपका ओपिनियन चाहते हैं कि क्या मैं इस चीज को सही कर रहा हूं या नहीं, या सही कर रही हूं या नहीं, वो चीज है नोट्स। नोट्स बनाना एक ऐसी समस्या है या फिर एक ऐसा काम है जिसको लेकर शायद मैं ही नहीं, इस फील्ड के सारे टीचर्स ये बात कह सकते हैं कि भाई, हमसे सबसे ज्यादा कोई सवाल आज तक पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि यार नोट्स कैसे बनाए जाए, या फिर सर मैं ये नोट्स बना रहा हूं, एक बार देखकर बताइए कि ये सही है या नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी आप में से जो लोग इसको देख रहे हैं, आप में से भी ज्यादातर लोगों को ये उत्सुकता, ये एंजाइटी रहती होगी कि यार मैं नोट्स बना रहा हूं, ये सही भी बन रहे हैं कि नहीं, या मैं नोट्स बना रहा हूं कैसे बनाऊं। आप में से भी कई लोगों ने किसी ना किसी टीचर को भेजे होंगे शायद कि आप एक बार मेरे नोट्स देख लीजिए और बताइए कि ये नोट्स सही है कि नहीं। और आप में से कई लोग इस उत्सुकता में भी होंगे, इस एंजाइटी में भी होंगे कि यार नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं। इतने सारे तो बाजार में मिलते हैं, दुनिया भर के मिल जाते हैं नोट्स, पिछले साल के टॉपर के नोट्स मिल रहे हैं, सारे कोचिंग संस्थान अपने नोट्स प्रदान कर रहे हैं। तो यार मैं नोट्स बनाऊं भी या ना बनाऊं। या फिर एक जो बड़ी कॉमन सब लोग करने बैठते हैं कि यार मैं नोट्स बनाना मैंने शुरू किया, नोट्स बनाने की प्रक्रिया मैंने शुरू की, और यार किताब में जो भी लिखा था वो सब कुछ ही मैंने लिख लिया। तो मैंने एक दो चैप्टर के नोट्स बनाए और मैंने फिर ये देखा कि यार जितना किताब में लिखा है तकरीबन सारा मैंने नोट्स में ही लिख लिया। तो फिर फायदा क्या हुआ? ये तो किताब में लिखा हुआ था यार, सब कुछ ही अगर नोट्स में आ गया तो फिर क्या लाभ क्या हुआ? मैं किताब से ही पढ़ लेता सीधा सीधा, है ना। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके साथ होती हैं, बड़ी कॉमन समस्याएं हैं। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि नोट्स सबसे पहले बनाने हैं कि नहीं बनाने, बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं, और अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, उसका सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है, सबसे सही तरीका क्या है। ये बस इतनी सी बात आज के सत्र में करेंगे, इतनी सी बात आज के सेशन में होगी, इससे आगे इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। तो ये एक चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं, जरूर देखिएगा अगर आपको आपके दिमाग में इनमें से कोई डाउट रह चुका है या रह रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं। तो यार नोट्स को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, जो चार समस्याएं हैं ये हमारे दिमाग में आती हैं। सबसे पहली बात कि नोट्स बनाने भी हैं क्या। सबसे पहली प्रॉब्लम यह होती है कि नोट्स बनाने हैं, क्यों बनाएं। जो मैंने आपको बताया कि यार मतलब मेहनत लगती है, किताब पढ़ना आसान होता है, हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करते जाते हैं। और यूपीएससी में सारे टीचर से कहते हैं, मैं खुद अपने बच्चों से ही कहता हूं कि यार स्पीड मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है या उसके अगले साल एग्जाम देना है तो बहुत ज्यादा वक्त है नहीं आपके पास, तो आपको स्पीड से पढ़ना है। तो नोट्स बनाने में टाइम इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं, समय का निवेश हम यहां पे करें भी या नहीं करें। दूसरा यह है कि क्यों बनाने हैं, यार करूंगा क्या मैं इन नोट्स का। चलिए नोट्स बना लिए मैंने, ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि भाई नोट्स बना के आप रखते जा रहे हो, फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको उनका करना क्या है।
वो ऊपर कहीं आपने अलमारी में सजा दिए हैं, ऐसी 15 को नोटबुक्स बन गई हैं और आपको अब अंदाजा ही नहीं है कि इनका मैं करूं क्या। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, कितने बनाने हैं, कि यार कितने नोट्स बनाऊं, क्या मैं केवल हेडिंग और एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूं या उनके बारे में विस्तार से भी लिखूं। मेरा टीचर जो क्लास में पढ़ाता है वो एग्जाम्पल देता है ना। टीचर का बेसिकली काम क्या होता है, चीज तो किताब में भी लिखी हुई है। टीचर, अध्यापक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको टीचर की जरूरत क्या होती है। टीचर किसी भी चीज पर आपको एग्जाम्पल देके बताएगा जो आपको आसान लगती है, ठीक है। तो क्या मैं वो टीचर के एग्जाम्पल भी लिखूं या फिर बस फॉर्मूला लिख लूं, प्रिंसिपल लिख लूं, थ्योरी लिख लूं, जो टीचर ने पढ़ाया है खाली उतना लिख लूं। मैं ऐसे करूं या फिर वैसे करूं, यह भी समझ में नहीं आता। और चौथा, कैसे बनाने हैं भाई, आखिरकार आखिरी सवाल कि बनाऊं कैसे। चलिए मैं आज बिगिनर हूं, मैंने आज से पढ़ना शुरू किया है, अब मैं नोट्स कैसे बनाऊं। ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। इन 4 टुकड़ों में मैंने नोट्स की प्रॉब्लम को तोड़ा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि यार स्टडी IQ IAS आपके लिए लेके आया है P2I कोर्स। अपने आप में बहुत यूनिक कोर्स है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू उसको हम बुलाते हैं। बहुत कम इस तरह के कोर्स उपलब्ध होते हैं, यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स से लेके आपका मेंस, आपका इंटरव्यू, यहां तक की तैयारी आपकी पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए आपको जो एक फाउंडेशन बैच है वो चलेगा, 4 चरणों में तैयारी होगी। जनवरी तक केवल आपकी प्रीलिम्स और मेंस की मिलाकर तैयारी कराई जाएगी, जैसे सामान्य तौर पे होती है। जनवरी के बाद पूरा फोकस प्रीलिम्स पे। आपने इस साल का प्रीलिम्स देखा, मुश्किल था, और हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि आने वाले सालों में भी प्रारंभिक परीक्षा आसान नहीं होने वाली है ना। मतलब हमेशा मुश्किल मानकर ही तैयारी करनी चाहिए यार, ठीक रहता है। मुश्किल मान के तैयारी करी, पेपर आसान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आसान मान के तैयारी करी, पेपर मुश्किल आ गया, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हमेशा तैयारी मुश्किल मान के ही करनी चाहिए। तो 4 महीने पूरी तरह से फोकस रहेगा केवल और केवल आपके प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आप पूरी तरह से कंपनी के खर्चे पे आप दिल्ली में रहेंगे। आप दिल्ली में आपको आपके रेसिडेंस का, आपके लॉजिंग, आपका खाना वाना जो भी खर्चा होता है पूरी तरह से कंपनी करेगी। और वहां पे टीचरों के सानिध्य में, टीचरों के साथ जो है आप तैयारी करेंगे। बहुत ही ज्यादा हार्डकोर तैयारी होगी वो मेंस की, क्योंकि मेंस सब कुछ है, ये आपको पता है ना। आप आखिरकार जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है, जिनमें से 2025 में से 1750 मार्क्स मेंस के हैं। तो मेंस जो है वो सब कुछ है आपकी तैयारी का। तो मेंस की तैयारी आपको हम दिल्ली में रख के कराएंगे। ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान आपको जो भी तैयारी करानी है, आपका DAF है, आपका मॉक इंटरव्यूज है, सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। ये सब कुछ एक पैकेज में इंक्लूडेड है और ये सारी भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब हिंदी भाषा में आप करना चाहते हैं तो आपको उपलब्ध है, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको उपलब्ध है, अगर आप बाइलिंगुअल करना चाहते हैं जिसको हिंग्लिश कहा जाता है उसमें भी उपलब्ध है। तो इन तीनों में उपलब्ध है, और तीनों के तीनों में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप AJ लाइव कोड लगाइए 29,999, केवल 30,000 रुपए बेसिकली। उतने में आपको पूरी तैयारी, एक आपके ऑप्शनल के अलावा बाकी पूरी तैयारी आपकी यहां पर कराई जाएगी। 19 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, यह भी याद रखिएगा, ज्यादा दूर नहीं है। हम 19 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे से क्लासेस होंगी। इसमें जरूर आप ध्यान दें, इस पर जरूर आप एनरोल करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं इस टॉपिक पर या किसी भी अन्य टॉपिक पर, तो ये तरीके हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, और अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाता, पहले ही बता देता हूं। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल ID है। ईमेल सबसे अच्छा तरीका है मेरे साथ संपर्क करने का। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है, ईमेल सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर क्या होता है, बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, फिर मैं कई बार 1 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि इंस्टाग्राम में उतना ज्यादा देखता नहीं हूं। तो आप ईमेल करें, वो सबसे अच्छा तरीका है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहां पर मेरी सारी क्लासेस की प्रेजेंटेशन और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मुझे नोट्स बनाने हैं? यार ऑनेस्टली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, शिक्षक होने के बावजूद बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास सही सीधा जवाब नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह का होता है। अब जैसे कई बार बच्चे अपने नोट्स भेजते हैं और कहते हैं सर ये नोट सही है या नहीं। अब सही में एक तो क्राइटेरिया ये है कि उसमें सब सही लिखा है कि नहीं, गलत तो नहीं लिखा, तो वो बच्चा सही लिख रहा है नेचुरली, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो नोट्स आपको कितने विस्तृत बनाने हैं और कितने शॉर्ट बनाने हैं,
ये काफी हद तक आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन तब भी इस पे चर्चा करेंगे। यार नोट्स बनाने भी हैं या नहीं, यार इसमें आपको देखने पड़ेंगे दो फैक्टर्स। पहला फैक्टर यार ये है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। मैं देखो बहुत ही क्लियर एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में 1 घंटा लगता है, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो उसके अगर आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 2 घंटे लगेंगे। आप ये मानकर चलिए, ठीक है, यानी कि आपका जो टाइम है वो टाइम दुगना हो रहा है। ये तो फैक्ट है, मतलब इसको मैं नकारूंगा नहीं, नोट्स मेरे विचार में बनाने चाहिए, लेकिन तब भी ये एक फैक्ट है। तो यार अगर आप मान लो 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके पास कितना टाइम बचा? 11 महीने बचे। साथ के साथ आप एक नौकरी भी करते हो या कॉलेज भी जाते हो, तो हम ये मान लेते हैं आपका आधा दिन तो निकल गया वहीं पे नौकरी या कॉलेज में, तो आपके पास समय बचा कम। तो अगर आपके पास समय कम बचा और उसमें अगर आप दुगना टाइम लगाना शुरू कर दोगे कि यार मेरे को नोट्स भी बनाने हैं, तो फिर वो एक गलत निर्णय है ना, बहुत ही क्लियर है। हालांकि मैं जानता हूं नोट्स की बहुत महत्ता होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन बेटा अपने 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 पास उपस्थित संसाधन रिसोर्स को भी तो देखना पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि यार रोल्स रॉयस बड़ी अच्छी कार होती है, मैं खरीदना चाहता हूं। अरे भाई लेकिन अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे। वही सेम चीज है कि भाई यहां पे अकाउंट में पैसे मतलब आपके पास समय, आपके पास उतना समय भी होना चाहिए कि आप नोट्स बनाने के बावजूद पूरा सिलेबस खत्म कर पाओ। क्योंकि यह बात याद रखना, यूपीएससी की तैयारी में जिस एक चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो है सिलेबस खत्म करना। यह बिल्कुल चाहिए तो दीवार पे लिख लो, अपने एक कागज पे लिख के दीवार पे चिपका लो कि यार सिलेबस खत्म अगर नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप लिख कर रख लो कहीं पर। ये जितने बच्चे आपको भारत में, दिल्ली में आपको घूमते हुए दिखते हैं, मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी गलती जो वो करते जाते हैं वो ये है कि वो पढ़ते रहते हैं, सिलेबस को ऑर्गेनाइज तरीके से खत्म नहीं करते। और इसमें क्या होता है, आधा पढ़ के जाते हैं, वो आधा बहुत अच्छा भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उस आधे में वो 60% स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होता। सिलेबस खत्म करना एकदम धर्म है, उससे नहीं हटना है। तो अगर आपके पास समय है कि आप कर सकते हो, सिलेबस के साथ आप नोट्स बना के भी सिलेबस खत्म कर सकते हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोट्स बनाने बैठ गए तो भैया सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो यार मत बनाओ। मतलब एक शिक्षक के तौर पे ये कहते हुए दुख हो रहा है मेरे को, लेकिन मत बनाओ। बहुत बहुत देखो, प्रैक्टिकल डिसीजन लो जीवन में ना। प्रैक्टिकल डिसीजन ये है, अगर आपके पास वक्त कम है तो आप मत बनाओ। आप कहीं से भी, जैसे हम लोग आपको प्रिंटेड नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, स्टडी आईक्यू आपको देता है, आप कहीं और से भी करोगे आपको नोट्स मिलेंगे। आप उन्हीं नोट्स पर साइड में, जैसे मान लीजिए ये नोट्स लिखे हुए हैं किसी पेज पर, तो आप उसके साइड में अपने फुटनोट्स बस एंट्री करते जा सकते हो। जो चीज आपको समझ में आ रही है वो आप साइड में लिखते जा सकते हो। अगर आप मान लो ऐसी किताबें खरीदते हो या ऐसे नोट्स खरीदते हो जहां पे साइड में जगह नहीं है, तो आप एक A4 शीट लो, उसके 2 हिस्से करो, ठीक है, उस आधे हिस्से को यहां पे स्टेपल करते चले जाओ, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप, क्योंकि यार नोट सुंदर थोड़े ना बनाने हैं यार, जो समझ में आए, जो काम आए वो बनाने हैं। केवल हल्का हल्का जरा सा स्क्रिबल करते जाओ इसके साइड में, ताकि आपको याद रहे कि यार जब ये पढ़ रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे। तो आप विस्तृत नोट्स मत बनाओ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। टाइम है तो जरूर बनाओ। अच्छा, टाइम के अलावा दूसरी एक चीज ये होती है कि आपको लिखने की आदत कितनी है। यार हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये बात सच है, हालांकि आदत आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन अभी अर्जेंसी नहीं होती उसकी, कि जिनको लिखने की कोई आदत नहीं होती। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको लिखने की कोई आदत नहीं होती। आप उन्हें एक पेज लिखने को बोल दो तो यार उनका हाथ दुखने लगता है, वो थक जाते हैं और उनको लगता है बहुत मेहनत हो गई, या टाइम बहुत ज्यादा लगता है, राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। हालांकि मेंस आते आते आपको इस पे काम करना पड़ेगा, वो हम लोग कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने लक्ष्मीकांत का या रमेश सिंह का या फिर मेरे लेक्चर का या किसी और का लेक्चर आपने सुना, उस पर मैंने एक पन्ना लिखा और यार वो पन्ना लिखने में मेरी राइटिंग स्पीड इतनी स्लो है, या मुझे कुछ हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, वगैरह वगैरह, तो यार अगर आपको आदत बहुत कम है तो इसका भी फर्क पड़ेगा। हालांकि अगर आपके पास समय है तो मैं कहूंगा कि यह बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि राइटिंग स्पीड आपको मेंस में चाहिए होगी। समय समय पर आपको लिखने की गति बढ़ानी पड़ेगी, लिखने का एक आइडिया आपको आना पड़ेगा, तो यह आवश्यक है कि आप इसको करें।
ठीक है, तो नोट्स बनाने का पहली चीज यह है कि बनाने हैं कि नहीं, यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप बहुत बड़ा कोई पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोई अपराध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट्स काम क्यों आते हैं यार, ये जो है ना, ये याद रखो आप। देखो, हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे विचार सुनते हैं। आजकल वैसे भी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, आपको व्हाट्सएप पे भी दुनिया भर की खबरें आती होंगी, हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, वहां पे दुनिया जहान की खबरें होती हैं, है ना, हम लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, बहुत तरह का इंफॉर्मेशन हमारे को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें से हम कुछ भी याद नहीं रख पाते। हमारा जो रिटेंशन है, चीजों को याद रखने की क्षमता है, वो बहुत कम होती है। अच्छा, ये आपने याद, आप सबको ऐसा होगा कि जब आप किसी चीज को लिखते हो अपने हाथ से, पेन से, ठीक है, जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपको वो लिखने के इवेंट की मेमोरी रहती है। मतलब मुझे अभी तक याद है कि मैं अगर कल के दिन में मैंने हो सकता है 50 पेज पढ़े हों, लेकिन जिस चीज को मैंने एक कागज पे पेन से लिखा, मुझे वो मोमेंट याद होता है कि अच्छा, मैंने कागज पे ऐसे लिखा था कि भारत में राजनैतिक व्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक बनी है। ठीक है, इस तरह की चीज मैंने हाथ से लिखी थी एक पेपर पे। ये लिखने का इवेंट एक इवेंट के तौर पे आपको याद रह जाता है। ये हम सबके साथ होता है। अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया तो आज करके देखो, 20 पेज पढ़ो और एक पेज लिखो। ठीक है, जो एक पेज आप लिखोगे, कल परसों तरसों 3-4 दिन बाद वो लिखना आपको याद रह जाएगा। तो एक हमारे यहां कहा भी जाता है कि जो चीज एक बार हाथ के नीचे से निकल गई वो फिर भूलती नहीं है। हालांकि पूरी तरह से सत्य नहीं है, वो भी भूल जाती है, लेकिन तब भी अगर आप एक बार इसको लिख लोगे किसी चीज को तो आपको याद रह जाता है। ये फैक्ट है, ये हम सब ने अनुभव किया होगा। जिस चीज को आपने लिखा है, अगर 100% नहीं भी रहेगा तो लिखा हुआ अगर आपको मान लीजिए 70% याद रह रहा है और पढ़ा हुआ 20% याद रह रहा है, तो क्लियरली लिखने के अपने फायदे हैं कि आपको जो है चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। पहली चीज तो यह है। और यार दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है रिवीजन। यार आप साल भर पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसके बाद अब आप एक बात बताओ, परीक्षा के 1 महीने पहले आप वो सारी चीजें याद कैसे करोगे कि यार मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। जो चीज आपने आज पढ़ी, आपको लगता है वो अगले साल के मई तक या अगले साल के सितंबर अक्टूबर तक आपको याद रहने वाली है? आपको ऐसा लगता है क्या? उत्तर है नहीं, किसी भी कीमत पे आपको याद नहीं रहेगी। एक जब मैं आईआईटी में था तो मेरा एक जूनियर था, मेरा एक मित्र था बड़ा अच्छा, अभी वो आईपीएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, और उसके वो मतलब मेरे ख्याल से उस छात्र ने 6 बार परीक्षा दी थी और 6 के 6 बार निकाली थी। वो 5 बार, सॉरी, 1 बार नहीं हुआ था उसका, लेकिन 5 बार उसने परीक्षा निकाली थी। वो ऐसा व्यक्ति था। तो अभी वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस है। तो वो हमेशा एक चीज बोलता था, मैं उससे मिलता रहता था, मेरा काफी अच्छा दोस्त था। वो हमेशा एक चीज कहता था कि यूपीएससी की तैयारी क्या होती है ना, 10 महीने आप इस चीज की तैयारी करते हो कि आखिरी 1 महीना आप कैसे पढ़ोगे, बस। अगर आपका प्रीलिम्स मई में है तो पहले के 10 महीने आप उसकी तैयारी कर रहे हो कि भाई मई और आधा अप्रैल जो है वो आप कैसे पढ़ने वाले हो। अब एक बात सोच के देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, मान लो आपने मूल अधिकार जो है वो पढ़े, तो यार फंडामेंटल राइट्स पढ़े आपने, अब आपको याद कैसे रहेंगे? आपने अभी पढ़ लिए, अब आपके पास तो आपको तो और भी पढ़ना है ना, आप हमेशा इनको तो नहीं पढ़ते रह सकते। आप पढ़ के आगे बढ़ गए, आपने पूरी पॉलिटी खत्म की, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म की, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको तो बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप इसको याद कैसे रखोगे। अब अक्सर टीचर्स कहते हैं रिवाइज करो बेटा, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज करने के लिए क्या पूरी किताब दोबारा पढ़ने वाले हो? या आप जितने मान लो किसी टीचर के वीडियोस हैं, सारे वीडियोस दोबारा देखने वाले हो? उतना टाइम होगा आपके पास? जवाब आपको पता है ना कि नहीं होगा। तो रिवीजन के लिए काम क्या आता है कि आप जब पढ़ रहे हो तो जो चीजें हैं उनको आप लिखते जा रहे हो, फाइल करके कहीं रखते जा रहे हो। रिवीजन का मतलब यह होता है कि आपने उस फाइल को दोबारा देख लिया और आपके लिखे में से अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया कि यार ये वाला पता नहीं क्या पॉइंट है जो मैंने लिखा है, तो आप वही वाला पॉइंट जाके किताब से एक बार या किसी टीचर के पास जाके उसी पॉइंट को दोबारा आप क्लियर करो। यह होता है रिवीजन। रिवीजन ये नहीं होता कि मैं फिर से बैठ गया पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने, या मैं फिर से बैठ गया पॉलिटी के सारे लेक्चर या इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर देखने,
ये रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन ये होता है मैंने जो नोट्स थे उनको पढ़ा, समझ में आता जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, कहीं पे डाउट आया वहां पे मैं लेक्चर पे दोबारा गया कि यार इस लेक्चर में सर ने कुछ तो कहा था, याद नहीं आ रहा, ये क्या था, एक बार दोबारा देख लेता हूं। ये होता है रिवीजन। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। फाउंडेशन कोर्स जो मैं लेता हूं उसमें मैंने बार बार बच्चों को बोलता हूं कि एक साप्ताहिक रिवीजन की पॉलिसी आपको बनानी ही पड़ेगी, वरना यूपीएससी में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो साप्ताहिक रिवीजन ऐसे ही पॉसिबल है ना। अब जो आपने 6 दिन में लेक्चर सुने मेरे, जैसे फाउंडेशन में मेरा भी 3 घंटे का लेक्चर होता है, आपने 6 दिन लेक्चर सुने, तो 7वें दिन कैसे उसको सारे लेक्चर दोबारा देख लोगे क्या? मतलब कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको उनके नोट्स के थ्रू ही रिवीजन करना पड़ेगा। यहां पे नोट्स आपके काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने नोट्स बनाने हैं यार, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यार नोट्स जो हैं, कई बार जो मैंने आपको बताया ना, बच्चे 10 पेज का चैप्टर पढ़ते हैं और उसके 10 ही पेज के नोट्स बना देते हैं। तो यार नोट्स कितने बनाने हैं, इसमें एक थंब रूल आप अपने लिए बना सकते हैं। हालांकि वो चैप्टर बाय चैप्टर फर्क हो सकता है उसमें, वो है 25% नियम कि अगर आप 4 पेज पढ़ते हो तो उसका नोट्स जो है वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 शब्द पढ़ते हो, इसमें शब्दों में आप कर सकते हो, अगर आप 100 शब्द पढ़ते हो तो उसके नोट्स 25 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कि नोट्स जो है वो जो आपने पढ़ा है उसके 1/4 तक ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है बेटा, फिर आप किताब से ही पढ़ लो, है ना। मतलब 25% का, मैं वही कह रहा हूं, 25 का 30 हो सकता है, 25 का 20 हो सकता है, किसी किसी चैप्टर में हो सकता है आपको, किसी एक आध चैप्टर में आपको हो सकता है 50 तक भी जाना पड़े, पर वो चैप्टर अपवाद होना चाहिए। हर चैप्टर में अगर आप 50% नोट्स बनाने शुरू कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 1/4 नोट्स जो होते हैं कि भाई जितना लंबा चैप्टर था उसके करीब 1/4 लंबाई के मैंने नोट्स बनाए हैं, यह सबसे अच्छी नीति है। यह नीति मैं भी फॉलो करता हूं क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं, पढ़ाने के लिए मुझे भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। कितना भी विषय आता हो, कोई भी शिक्षक बिना तैयारी किए नहीं पढ़ाता, अच्छा शिक्षक कोई भी तैयारी किए बिना नहीं पढ़ाता। तो यार जब मैं भी अपने नोट्स बनाता हूं तो मैं भी 1/4 प्रिंसिपल फॉलो करता हूं कि अगर मैंने 4 पेज पढ़े तो मैं 1 पेज के नोट्स जो है वो सही मानता हूं। ये एक सही चीज है। अच्छा, नोट्स में क्या चीजें जरूर होनी चाहिए, जटिल कॉन्सेप्ट जरूर लिखिए। देखिए कई बार क्या होता है, नोट्स का मतलब यह नहीं है कि किताब में जो भी लिखा है आप सब लिखो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार किताबों में बहुत सिंपल चीजें लिखी, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में अगर आपको वो बता रहा है कि भाई भारत में क्या व्यवस्था है, मान लो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है, तो हो सकता है चैप्टर की शुरुआत ऐसे करे कि भारत एक लोकतंत्र है। अब ये तो आपको पता है ना यार, ये आपको पता है कि नहीं पता, ये तो आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। किताब लिखने वाले का एक तरीका होता है कि वो पहले के चैप्टर्स की नॉलेज पे बिल्ड करता है। भारत एक लोकतंत्र है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो ना। यहां पे सरकारों का चयन चुनाव द्वारा होता है, ये भी आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप नोट्स में लिखो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये याद रखिए, कोई आपको पूरी किताब के साथ न्याय थोड़ा ना करना है बैठ के कि हर लाइन को मैं लिखूंगा, ये नहीं करना है। तो आपके नोट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए जटिल कॉन्सेप्ट, कि यार एक वो जो कॉन्सेप्ट जो हमको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो शायद मैं पूरे कोर्स में 500 बार ये बात बोलता हूं कि भारत में बहुत ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। सही बात है यार, इसको क्या 500 बार लिखोगे क्या आप लोग? 500 बार लिखने की जरूरत है क्या इस बात को? आपको पता है ना यार, आपने पहली बार लिख ली, बात खत्म हो गई। अब ये तो पता है आपको कि हाँ भाई, अब क्या होता है, क्योंकि ये बात मैं कब कहूंगा, जब मैं आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कृषि क्षेत्र की समस्याएं बताऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सहकारी पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। आप समझ लो, जब मैं आपको फार्म लॉज के बारे में बताऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, ये वाली बात तो मैं तब भी कहूंगा। लेकिन हर 500 बार लिखने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। आप जटिल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि पॉलिटी में अगर वो आपको बता रहा है शिक्षक कि यार निजता का अधिकार कैसे आपका जो है जीवन के अधिकार में शामिल है, तो निजता जीवन से कैसे जुड़ी है, ये एक जटिल कॉन्सेप्ट है, इसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, फार्म लॉज जो थे वो किस तरह से किसान को बाजार का अधिकार देने का प्रयास करते थे, किसान को आपत्ति क्या थी, किसान को क्यों लग रहा था कि यार मेरा अधिकार छिन जाएगा, ये वाली बात लिखो। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में लोग जो है खेती ज्यादा करते हैं, ये तो लिख चुके ना बहुत बार यार, बार बार क्यों लिखना है। तो जनरल चीजें जो हैं, जो एक टीचर, क्योंकि पढ़ाने के लिए हमको बहुत सारी चीजें जो होते हैं, पहले माहौल बनाते हैं हम पढ़ाने के लिए। कोई भी किताब लिखने वाला भी पहले किताब लिखने के लिए पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड बनाता है,
वो मत लिखो बार बार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जटिल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो कि यार ये जटिल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लिखूंगा, उसको ढंग से हाईलाइट करो, आगे बताऊंगा। तथ्यात्मक चीजों के नोट्स बना लो, कई बार काम में आते हैं कि भाई किसी चीज की परिभाषा क्या है, मुद्रास्फीति जो है उसकी परिभाषा क्या है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं, वो क्या क्या होते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, ये लिख लो, ये काम आएगा। और इसमें तथ्यात्मक चीजें कहीं कहीं पर, जैसे भारत में क्या स्टैगफ्लेशन का शक था हमें 2010 में, या अभी हाल ही में 2000 कोविड के जस्ट पहले क्या हमें स्टैगफ्लेशन का शक था, तो इस पर अगर किसी शिक्षक ने आपको कुछ बताया है तो वो तथ्यात्मक चीजें जो है वो आप लिख लो, क्योंकि वो आप सबसे पहले भूलते हो, फैक्ट आप सबसे पहले भूलते हो। याद रखिए, जो नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें हैं, भारत लोकतंत्र है, भारत में गर्मी, भारत में कई ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे बार बार आपको, भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। अरे यार ये बार बार क्यों लिखना है यार, ये सब मत लिखो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप हर वाक्य जो किताब में दिया हुआ है उसको लिखो, आप ये ढूंढो कि भाई कितनी चीजें जरूरी हैं, उनके नोट्स बनाओ। अब आते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिर के लिए रखी। यार नोटबुक मत खरीदो, मेरी सलाह यह है कि नोट्स आप बनाओ चैप्टर वाइज। मेरी सलाह यह होती है कि नोट्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होने की बजाय चैप्टर वाइज होने चाहिए, हर चैप्टर के नोट्स बनाओ। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में आपने पूरी तरह से सिलेबस खत्म किया है या नहीं, इसका मापन भी, इसका मेजरमेंट भी जो है वो आपका चैप्टर की कवरेज से होगा कि यार किताब में, या माफ कीजिएगा सिलेबस में ये 50 चैप्टर्स दिए हैं, मैंने सारे के सारे 50 कर लिए या नहीं किए। ये चैप्टर वाइज कवरेज आप करोगे तो आपको नोट्स भी चैप्टर वाइज बनाने चाहिए। आप इन नोट्स के लिए लेके आओ A4 शीट्स। A4 शीट्स होती है ना जो नॉर्मल, जिसपे प्रिंट आउट निकलता है या फोटोकॉपी कराते हो, वो 500 शीट्स का रिम आता है, खरीद लाओ, 2-3 रिम खरीद लाओ, काम आएंगे। ठीक है, 150 रुपए के आसपास, 150-200 रुपए का एक रिम आता है, ऐसे 2 रिम 3 रिम खरीद लो, या भी एक ही खरीद के लो, 500 पेज होते हैं उसमें। ठीक है, वो ले आओ आप, और आप जो है उन पर अपने नोट्स बनाओ, लूज शीट्स पर। ठीक है, मान लो आप अभी मूल अधिकार पढ़ रहे हो, आप अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, तो आप जो है मूल अधिकारों के नोट्स बनाने शुरू करो। ठीक है, आपके मान लो 20 पेज के नोट्स बनते हैं मूल अधिकारों के। जैसे ही वो नोट्स बन जाएं तो एक वो लेके आओ, बेसिक 10 रुपए के फाइल कवर आते हैं ना, बिल्कुल बेसिक, कुछ फैंसी नहीं, 10 रुपए वाले जो बेसिक फाइल कवर आते हैं, वो फाइल कवर होता है प्लास्टिक का, कागज लगा के, जिसमें साइड से ऐसे प्लास्टिक की एक वो लग जाती है, तो यार समझ गए ना फाइल कवर जो होते हैं, वैसे फाइल कवर ले आओ बहुत सारे। आप बस वो सारे पेज उसमें डालो, फाइल कवर लगाओ, उसके ऊपर लिखो मूल अधिकार और उसको अपनी अलमारी में रख दो। ये हो गया आपका एक चैप्टर खत्म। ये होता है एक चैप्टर खत्म। फिर आप आ गए डीपीएसपी पे, राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर। फिर आपने उसके 8-10 पेज के जो नोट्स बनने हैं बनाए, फाइल में डाला, उस पर एक अलग फाइल में डाला, दूसरी फाइल में, उस पर आपने फिर फोल्डर लगाया और आपने उसको फिर रख दिया। इस तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये आपका नोट्स का सही तरीका। इससे फायदा क्या होता है कि आपको जब भी लगेगा कि यार फंडामेंटल राइट्स में कोई डाउट आ रहा है, मान लो अभी अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें कहीं पे चर्चा ये चल रही है कि यार क्या कहते हैं कि क्या क्या चीज हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई चर्चा यहां पर ये चल रही है, बड़ी विशाल चर्चा चल रही है, मान लो आजकल किसी चीज पे, अभी हाल ही में कोविन का डेटा लीक हुआ, तो फिर से प्राइवेसी वाले फंडामेंटल राइट पे फिर से विवाद होने लगा है ना। तो आप बस, आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, आपको लगा यार कुछ पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, आपका काम कितना आसान है, आप बस देखोगे फंडामेंटल राइट्स का फोल्डर कौन सा है, वो निकालोगे, पलट के देखोगे, अच्छा यहां निजता के अधिकार में पुत्तुस्वामी जजमेंट आया था, उसने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था, ये चीजें जो है निजता में आएंगी, बात खत्म। फोल्ड किया, वापस रखा। समझ में आया कि नहीं आया? ये फायदा होता है A4 शीट्स के बेसिक नोट्स बनाने का। ठीक है, ये आप याद रखिए। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है कि यार आपको नोट्स में जगह छोड़नी चाहिए। उसके पहले ये नोट्स यार बुलेट पॉइंट्स में बनाओ, यार पैराग्राफ मत लिखो। नोट्स जो है आप ये याद रखिए, कोई भी वाक्य आपका एक पूरी लाइन और आधी पूरी लाइन, 1.5 लाइन से लंबा अगर आप वाक्य लिख रहे हैं तो वो गलत है। मतलब उस वाक्य को आप 2 वाक्यों में तोड़ें। केवल बुलेट पॉइंट्स में ही नोट्स बनाएं कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, दामों का बढ़ना लंबे समय तक पूरी अर्थव्यवस्था में, ऐसे लिखे, ऐसे नहीं किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक हर सभी वस्तुओं का समग्र रूप से दाम बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है, ऐसे मत लिखो। 3 पॉइंट्स में तोड़ के लिखो इसी बात को।
ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, रिवीजन में आपकी दुनिया बदल जाएगी, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेंगे। लंबे वाक्यों में क्या होता है, आप वाक्य की लंबाई में खो जाते हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, यह आपको ज्ञान नहीं रहता, यह आपको भेद नहीं रहता। तो अगर आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे आपको याद रह जाएगा। यह आपको याद रखना है, इतनी सी बात है बस, बुलेट पॉइंट होना बहुत जरूरी है। और यार एक जो चीज जो आपकी प्रिपरेशन की दुनिया बदल देगी वो ये है कि मान लो ये आपकी A4 शीट है और मान लो यहां पर आप अभी नोट्स बना रहे हो, उसके कर दो आप 2 भाग, बिल्कुल आधा आधा, ठीक है। आधे भाग में लिखा आपने मान लो निजता का अधिकार पढ़ा, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स एक हाफ में बनाओ बस, दूसरा हाफ जो है खाली छोड़ दो। आप इसको 60-40 भी कर सकते हो, लेकिन इसको एक हाफ आपका इतना पेज खाली होना चाहिए। उससे क्या होगा, मान लो आज के अखबार में आया कि यार कोविन का डेटा लीक हुआ और कोविन के डेटा लीक के बाद कि भाई नागरिकों का निजता का अधिकार जो है वो कैसे सुरक्षित किया जाए, सरकार ऐसा क्या करे कि नागरिक का जो निजता है वो बची रह पाए। ये एक बात फिर से चर्चा में आ गई कि नहीं आ गई, दोबारा आ गई। तो अब क्या है, जब आपने पढ़ा होगा तब तक कोविन का डेटा लीक हुआ नहीं होगा, तो यार उस समय आपने निजता के हनन के एग्जाम्पल्स कुछ और लिखे होंगे। आपने हो सकता है ये लिखा हो कि भाई किसी वेबसाइट का डेटा लीक हुआ, या फिर किसी ने आपका फोन नंबर, जो कंपनियां जो आपके फोन नंबर मांगती हैं, और किसी प्रकार का आपने उदाहरण दिया होगा, या फिर हो सकता है कोई उदाहरण आपने लिखा ही ना हो। अब आज के अखबार में एक शानदार उदाहरण आया है निजता के अधिकार के हनन का, तो आप क्या करो, तुरंत अपनी वो फाइल निकालो, निजता के अधिकार वाला पेज खोलो और ये जो जगह बेटा आपने खाली छोड़ी है यहां पर आप वो उदाहरण लिख दो, यहां पर आप उसको लिखते चले जाओ। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर करंट और स्टैटिक को रिलेट कैसे करना है, बेटा यही करना होता है बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर करंट और स्टैटिक को रिलेट कैसे करें, एक साथ कैसे लाएं, आ गया कि नहीं आ गया, साथ में बताओ, रिलेट हो गया कि नहीं हो गया। यह होता है करंट और स्टैटिक का रिलेशन, कि भाई देखो सीधी सीधी बात है कि अगर स्टैटिक कंटेंट आपने लिखा है तो उस पे करंट एग्जांपल अगर आप दे सकते हो तो यही तो होता है रिलेशन, और क्या होता है, और कोई संबंध नहीं है करंट और स्टैटिक में, यही संबंध है बस। राज्यपाल आप पढ़ रहे हो कि भाई राज्यपाल कैसे काम कर रहा है, आपकी किताब में रोमेश भंडारी की एग्जांपल दिए होंगे, पुराने एग्जांपल दिए होंगे, आप अभी एकदम नया एग्जांपल ढूंढो। आप अभी RN रवि साहब का एग्जांपल ले सकते हो, अक्सर अखबारों में आता है तमिलनाडु में जो चल रहा है, आप अभी तुरंत का एग्जांपल लेके डाल सकते हो। नया एग्जांपल आपने डाल दिया, हो गया आपका करंट और स्टैटिक रिलेट। ये नोट्स जो हैं बेटा आपके, ये बहुत बड़ी पूंजी हैं। ये वाले नोट्स जो आपके बनेंगे ये आपको न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में सेलेक्ट कराएंगे। ये वो वाले नोट्स आपके बनेंगे आप अगर ऐसे करते हैं। वाक्य मत लिखिए, पूरे वाक्यांश लिखिए। अच्छा, कहीं पर क्या होता है, भ्रामक बिंदु होते हैं कि यार मतलब भ्रामक बिंदु मतलब जहां पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, उन पर लिख दो, उसके लिए कोड बना दो, चाहिए तो लिख दो, यहां पे नोट्स में लिख दो ऐसे बड़ा बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट, कि ये कंफ्यूजन पॉइंट है मेरा, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ताकि आपको याद रहे इस पे ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप मुद्रास्फीति पढ़ रहे हो तो अगर किसी एक चीज के दाम बढ़ गए तो वो मुद्रास्फीति नहीं होती, कि अगर आपके यहां प्याज महंगी हो गई तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। एक चीज तो महंगी हुई है, या आपके यहां दूध महंगा हो गया, वो मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति वो है जब, या फिर एक दिन के लिए महंगा हो गया, ये भी मुद्रास्फीति नहीं है। एक हफ्ते के लिए महंगा हो गया, ये भी मुद्रास्फीति नहीं है। जब लगभग सभी चीजों के दाम सतत तौर पर ही बढ़ जाएं, लंबे समय के लिए बढ़ जाएं, वो मुद्रास्फीति कहलाती है। एक दिन की मुद्रास्फीति, बाजार का उतार चढ़ाव है, मुद्रास्फीति नहीं होती। ठीक है, ये कंफ्यूजन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कई बार बच्चे अभी भी ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर देखिए हमारे यहां प्याज महंगी हो गई, ये मुद्रास्फीति है क्या? नहीं है मुद्रास्फीति। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट जो हैं ये आप बताएं, ये आप समझाएं। ठीक है, जैसे एक बहुत वो होता है, मैं उसको RRCSP बुलाता था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि यार इन 5 आधारों पे आप, भारत का संविधान आपको डिस्क्रिमिनेशन करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन केवल इन 5 आधारों पे नहीं देता है, बाकी चीजों पे आप कुछ कुछ कर सकते हो। ये ऐसा उसने अनुमति आपको दी है, इन 5 आधारों पे मना करता है RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 चीजें जो है, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो हैं इनको आप लिखते चले जाएं, इन यहां पे मार्क कर दो, स्टार लगा दो, कुछ आप अपना साइन बना दो कि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है यार,
लिख दो बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट, कि ये कंफ्यूजन पॉइंट जो है ये आपको हमेशा क्लियर रहे। गलतियों की एंट्री बहुत जरूरी है यार। ये एक चीज है जो टेस्ट सीरीज बच्चे करते हैं उसके बाद नहीं करते। यार टेस्ट आप क्यों देते हो? एक तो ऑब्वियसली ये देखने के लिए कि आपको भाई कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, और दूसरा ये कि यार कई बार हमें गलत समझ में भी आता है। कोई अनोखी बात नहीं है, हम सब मनुष्य हैं, पढ़ते हैं, कई बार सही चीज समझ में आई, कई बार गलत चीज समझ में आई, कोई बात नहीं। जो चीज गलत समझ में आई उसको सही करना जरूरी है कि नहीं? तो हम पढ़ तो लेते हैं, उसकी एंट्री नहीं करते। आप कहीं पर मान लीजिए, फिर से वही वाली बात है कि आप इकोनॉमिक्स में कुछ आपने पढ़ा, ठीक है, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि जीडीपी की गणना कैसे होती है, और जो अंतिम मूल्य कॉन्सेप्ट है कि वस्तुओं का, उत्पादित चीजों का अंतिम मूल्य ही आपको लेना है, ये आप भूल गए। कहीं पर अंतिम मूल्य नहीं लिखा था, आप उसको टिक मार के आ गए। यूपीएससी में आ चुका है ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं कि अंतिम मूल्य नहीं लिखा था। बहुत बच्चे गलत करके आए थे, यहां तक कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उत्तर गलत निकाला था उसका, क्योंकि बस उसमें खराबी यह थी कि अंतिम मूल्य नहीं लिखा हुआ था। लोग उसको तब भी ठीक कराए। तो अगर आपने ये गलती करी है तो आप क्या करेंगे? आप अपने फोल्डर में से फिर से ये जो जीडीपी कैलकुलेशन वाली, राष्ट्रीय आय की गणना वाली फाइल निकालेंगे, उसे खोलेंगे, जहां पे लिखा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, जिसने भी पढ़ाया होगा, लिखा होगा कि भाई अंतिम मूल्य की गणना होनी चाहिए। वहां पे अंतिम, यहां पे जो आपने खाली जगह छोड़ी है, यहां पे अगर अंतिम मूल्य की गणना के बारे में लिखा हुआ है तो यहां पर आप आगे लिख दे टेस्ट में गलत किया, कि टेस्ट में अंतिम मूल्य नहीं देखा। मतलब जो गलती थी 1 लाइन 2 लाइन में उसको लिख दें, तो आपका क्या होगा? फिर यह गलती बेटा आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। फिर यह गलती जो है ना, आपने एक बार नोट्स में लिख दी, जब भी पढ़ोगे, जब भी रिवाइज करोगे, याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने एक टेस्ट दिया था जहां अंतिम मूल्य नहीं लिखा था और मैं तब भी टिक करके आ गया था, यह मेरी गलती है। वो टेस्ट है ना, टेस्ट भी भूल जाते हैं यार, कैसे याद रहेगा? जो टेस्ट आज दोगे वो साल भर बाद याद रहेगा क्या? इंसान हो, भूलोगे ना यार। तो अपने भूलने की प्रॉब्लम का इलाज करना बहुत जरूरी है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए हैं, है ना? ये याद रखिए, आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए हैं। वो आपको किसी यूपीएससी को सबमिट तो करने नहीं है कि देखो भाई मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आपको उसमें कोई साफ सुथरी, अच्छी, प्यारी भाषा का प्रयोग करने की खास जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं। जब मैं नोट्स बनाता था तो मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा था। मैं नोट्स जो है इंग्लिश में बनाता था, पर मैं उसमें बहुत हिंदी भी लिखता था, क्योंकि हैं तो हम हिंदी भाषी यार, उत्तर भारत के लोग हैं, हिंदी बोलते हैं। तो मैं बहुत हिंदी भी लिखता था। मैं कई बार उसमें मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तो बहुत गालियां भी लिखता था नोट्स में यार, कि क्या बकवास है, और जो भी मतलब आप समझ जाओ कि अच्छा ये ऐसा होगा तो ये तो मतलब गलत है। मैं इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन मेरे को समझ में आ पाए, आइडिया ये नहीं है कि ये नोट्स बहुत साफ सुथरे, बड़े सुंदर हैं, मुझे कोई प्रिंट करा के बेचने थोड़ा ना इन नोट्स को। मेरा काम क्या है कि यार जब भी मैं दोबारा पढ़ने बैठूं, इन नोट्स के जरिए मेरे को समझ में आ जाए। बस ये मेरा उद्देश्य है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो यार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप नोट्स में अपनी भाषा लिखो, आपको जो लिखना है लिखो, जैसे लिखना है लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, आपको अच्छे से लिखना है, गंदे से लिखना है, जैसे लिखना है लिखो। हां, पर हैंडराइटिंग पे इतना ध्यान जरूर दो कि आप उसको दोबारा पढ़ पाओ। आप उसको अगर समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उन नोट्स का, ठीक है? भाषा अपनी प्रयोग करो, भाषा की पवित्रता की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये अभी के लिए नहीं है। जब आप धीरे धीरे परिपक्व हो जाओगे, जब आप नोट्स बनाने में प्रो हो जाओगे, तो उसके बाद आप जब अखबार पढ़ते हो या कोई भी किताब पढ़ते हो, तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नजर आएंगे कि यार ये एस्से और इंटरव्यू में मैं यूज कर सकता हूं, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है। जैसे अगर आप मेरा हिंदी में हिंदू कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें कई बार मैं इस तरह की चीजें पढ़ाता हूं। अभी परसों मैंने पढ़ाई थी कि यार एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में था, याद नहीं आ रहा, जिसमें था कि महिलाओं की गतिशीलता क्यों जरूरी है। तो ये मैंने पढ़ाया था कि महिलाओं को जो कर्नाटक में मुफ्त बस सेवा का एक सुविधा दी है सरकार ने, चुनाव में उनका वादा था, तो उस पर एक आर्टिकल आया था। उसकी राजनीति मैंने नहीं चर्चा की ऑब्वियसली, लेकिन महिलाओं के लिए गतिशीलता क्यों आवश्यक है, इस तरह की चीजें आप पढ़ोगे तो उनको आप एस्से और इंटरव्यू में भी यूज कर पाओगे। ये भी आप एंट्री कर सकते हो ऐसे एरो मार के, एस्से पॉइंट, कि आपका एस्से का पॉइंट है। एस्से के लिए कभी मैं अलग से आपकी क्लास लूंगा, उसके लिए आपको एक अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी, छोटी सी, एक 50 पेज की नोटबुक, जहां पे आप ऐसे पॉइंट्स लिख लो कई सारे। वो आपके लिए कभी और क्लास लूंगा। अभी के लिए बस ये याद रखो कि आप जब परिपक्व हो जाओगे नोट्स बनाने में, तो आपको, जब आप मैच्योर हो जाओगे, परिपक्व मतलब मैच्योर,
तो आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे जो आप एस्से और इंटरव्यू में भी प्रयोग कर पाओगे। चलिए, तो आज के इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यार इस सेशन के जरिए आप में से कई लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि यार नोट्स का एक जो बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट होता है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कितने बनाएं, थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प मिली होगी। अगर आपको चाहिए कि यार हम जो है आप अपनी तैयारी को और संगठित और ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्टडी IQ IAS का P2I बैच आ रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल तीनों में, जहां पे आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां पर आपको पूरी तरह से निःशुल्क रखा जाएगा। सिर्फ आपको 29,999 रुपए आपको एक बार देने हैं इसके लिए, अगर आप AJ लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। समय ज्यादा नहीं है, 19 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है शाम 6 बजे से जल्दी जुड़िए, बिल्कुल देर मत कीजिए। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र से, इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।